आदमी को अचानक अपनी हड्डियों में ठंडक महसूस हुई, मानो कोई खूंखार जानवर उसे घूर रहा हो। बिना कुछ सोचे समझे जख्मी आदमी ने तुरंत उस मुक्के की दिशा बदल दी जो मूल रूप से सिद्धार्थ पर हमला कर रहा था, और उस मुक्के का सामना किया जो प्लेट से एक वृत्त बड़ा था। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा रेस्तरां हिल गया। सबके दिल दहल गए। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय आकृति लोंग चेन को रोक रही है। वह व्यक्ति आहमान था। इस समय आहमान एक विशाल युद्ध देवता की तरह था। उसकी आंखें आग उगल रही थीं और उसकी त्वचा पर लाल रंग की एक अजीब परत दिखाई दे रही थी। वास्तव में उसने जख्मी आदमी के मुक्के को रोक दिया। जख्मी आदमी सदमे में आ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत से उसे रोक सकता है। हालांकि उसने जख्मी आदमी के घूंसे को रोक लिया, फिर भी आहमान कई कदम पीछे धकेल दिया गया और लगभग जमीन पर गिर गया। उन्हें लोंग चेन का समर्थन प्राप्त था। जख्मी आदमी के चेहरे के भाव कई बार बदले। लोंग चेन और आहमान दोनों की साधना का स्तर कम था। वे रक्त जमावट क्षेत्र के विशेषज्ञ उसे क्रमिक रूप से रोकने में सक्षम थे। वह स्तब्ध था और उसकी आंखों में हत्या की मंशा भरी हुई थी। चेहरे पर जानलेवा इरादे वाले जख्मी आदमी को देखकर सिद्धार्थ को पता चल गया कि उसका इरादा हत्या का था। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। उसका फेंगफू सितारा अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था और वह उससे निपटने में बिल्कुल भी असमर्थ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि जख्मी आदमी गुस्से में था, वह बहुत ही षड्यंत्रकारी था और उसने कभी भी किसी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया, और जाहिर है कि उसने कोई वास्तविक साधन का उपयोग नहीं किया। अब किसी अज्ञात कारण से आहमान अचानक बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है, लेकिन भले ही वे दोनों सेना में शामिल हो जाएं, वे निश्चित रूप से जख्मी आदमी के हत्यारे को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। सिद्धार्थ ने चुपचाप अंगूठी को छुआ और एक ज्वलंत लाल गोली धीरे धीरे उसके हाथ में आ गई। उसने उस जख्मी आदमी को ठंडी निगाहों से देखा। रुकना। जैसे ही जख्मी आदमी कुछ करने वाला था, एक धीमी सी चीख सुनाई दी और रेस्तरां की सबसे ऊपरी मंजिल पर लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। वहां कुल 1 दर्जन लोग थे। सभी ने गार्ड की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन सामने वाले 2 व्यक्ति पीले वस्त्र पहने हुए थे और बहुत शानदार दिख रहे थे। महामहिम युवराज को नमस्कार। जब सभी लोगों ने उस आदमी को देखा तो वे चौंक गए और जल्दी से उसके सामने घुटने टेककर उसे श्रद्धांजलि देने लगे। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि युवराज चुयांग था, जो लगभग 27 या 28 वर्ष का लग रहा था, सीधी नाक और चौकोर मुंह वाला तथा काफी राजसी था। उसके बगल में खड़ा आदमी चुयांग से थोड़ा छोटा लग रहा था। उसका रंग गोरा और नैन सुंदर थे, लेकिन वह लोगों को एक स्त्री जैसा एहसास दे रहा था। भाई चुयांग, क्या आप फेंगमिन साम्राज्य में मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? आदमी ने दुष्टता से कहा। इस समय चुयांग का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। जमीन पर पड़े झबरा भौहों वाले आदमी को देखकर वह गुस्से से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या हो रहा है? क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वे दक्षिया से आए वीआईपी हैं? चुयांग की नजर सब पर पड़ी। फैटी यू और अन्य लोगों के चेहरे पर पसीना आ गया और उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्होंने यह भी देखा कि वह व्यक्ति राजकुमार से इस तरह बात करने में सक्षम था, और उसके अनोखे बन को देखकर उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह व्यक्ति संभवतः महान जिया साम्राज्य का राजकुमार था। दक्षिया साम्राज्य और फेंगमिन साम्राज्य की राष्ट्रीय ताकत समान है और कभी वे प्राणघातक दुश्मन थे। हालांकि हाल के दशकों में संबंधों में सुधार हुआ है और मैत्रीपूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं, लेकिन फेंगमिन साम्राज्य के सम्राट के विपरीत दक्षिया साम्राज्य में केवल 2 राजकुमार हैं और वे नहीं जानते कि यह व्यक्ति सबसे बड़ा राजकुमार है या दूसरा राजकुमार। ऐसा नहीं है कि मैं अंधा हूं, बल्कि वह आदमी अंधा है जिसकी भौहें टेढ़ी हैं, इसलिए मेरे पास अपने मालिक की ओर से उसे सबक सिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिद्धार्थ बाहर चला गया और चुयांग को उदासीनता से देखने लगा। आप कौन हैं? जब राजकुमार चुयांग ने देखा कि एक युवक ने उनसे इस तरह की आवाज में बात करने की हिम्मत की है, तो वह अपने दिल में गुस्सा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके, लेकिन वह फिर भी शांत रहे और उन्होंने अपने आदमियों को सीधे उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दिया। सिद्धार्थ? चुयांग दंग रह गया। भले ही वह पहले सिद्धार्थ नाम नहीं जानता था, लेकिन अब शाही राजधानी के अभिजात वर्ग में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस नाम को नहीं जानते होंगे। मूलतः एक बेकार व्यक्ति, उसने अखाड़े में एक क्यू कंडेंसेशन क्षेत्र विशेषज्ञ को लगातार 2 बार हराया और बाद में कुछ अजीब संयोग से एक कीमिया शिष्य बन गया। इससे सिद्धार्थ अचानक रहस्य के पर्दे में ढक गया। तुमने राजकुमार चांगफेंग के गार्डों को क्यों पीटा? चुयांग चौंकने से खुद को रोक नहीं सका।
यह मामला अल्केमिस्ट गिल्ड से जुड़ा था और यद्यपि वह राजकुमार था, फिर भी उसे यह मामला बहुत पेचीदा लगा। कोई कारण नहीं, मुझे तो बस यही लगता है कि आज यही उसकी नियति है और मैं बस स्वर्ग के लिए न्याय कर रहा हूँ, सिद्धार्थ ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। तुम? चू यांग अपने गुस्से को रोक नहीं सका। उसे उम्मीद थी कि सिद्धार्थ कोई कारण बता सकेगा और वह थोड़ी बातचीत करके सिद्धार्थ के पीछे कीमियागर संघ की और इशारा कर सकेगा और फिर मामला सुलझ जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ को समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है और उसने कुछ ऐसा कहा जिससे वह इतना क्रोधित हो गया कि उसका चेहरा नीला पड़ गया। आपका नाम सिद्धार्थ है? मैंने आपके बारे में सुना है। आप हाल ही में बहुत शक्तिशाली लग रहे हैं, महान जिया साम्राज्य के राजकुमार जिया चांगफेंग ने अचानक बीच में टोका। हे, वह थोड़ा प्रभावशाली है, लेकिन आपके महान जिया देश के लोगों की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। सिद्धार्थ ने जमीन पर पड़े उस आदमी की ओर इशारा किया जो गुस्से से लाल हो गया था और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, राक्षसों को भगाना, पीछा करने वाली कार चलाना, शहर के बीचों बीच भागना और दूसरों की जिंदगी को नजरअंदाज करना, यह सब कितना प्रभावशाली है। एक कुत्ता इतना प्रभावशाली होता है, मैं वाकई कल्पना नहीं कर सकता कि कुत्ते का मालिक कितना प्रभावशाली होगा। जिया चांगफेंग का चेहरा थोड़ा उदास हो गया और उसने गहरी आवाज में कहा, क्या यह सच है? सिद्धार्थ ने ठंडी आवाज में कहा, मुझसे मत पूछो, अपने कुत्ते से पूछो। लू, क्या यह सच है? जिया चांगफेंग की आंखों में निर्दयता की चमक थी, लेकिन उसने जल्दी से उसे दबा दिया और जमीन पर पड़े उस आदमी से कहा, महाराज, मैं जल्दी में था। कौन जानता था कि यहाँ के अछूत रास्ता देना नहीं जानते। यह मेरी गलती नहीं है। इस समय उसकी नाराजगी कुछ कम हो गई थी और उसने तीव्र दर्द को सहन करते हुए जवाब दिया, बेवकूफ, यह दाजिया नहीं है। शाही सवारी को कौन पहचानेगा? इसे मुझसे छीन लो। जिया चांगफेंग का चेहरा काला पड़ गया और वह कोसने से खुद को रोक नहीं सका। उसके बाद दाजिया के कपड़े पहने दो आदमी उस आदमी को गुस्से से उठाकर ले गए। जिया चांगफेंग ने पलटकर चू यांग से माफी मांगते हुए कहा, मुझे सख्ती से शासन न करने के लिए खेद है। जब मैं वापस आऊंगा तो उसे अच्छी तरह से अनुशासित करूंगा। भाई चू यांग, आपको शर्मिंदा करने के लिए मुझे खेद है। नहीं, भाई चांगफेंग बहुत विनम्र हैं। मुझे उम्मीद है कि यह छोटी सी बात हमारे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को प्रभावित नहीं करेगी, चू यांग ने जल्दी से कहा। भाई चू यांग, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। चलो इस मामले को जाने दें। यह कहने के बाद जिया चांगफेंग ने सिद्धार्थ से कहा, चांगफेंग का नियम सख्त नहीं है। मुझे याद दिलाने के लिए मेरे छोटे भाई को धन्यवाद। धन्यवाद। हर कोई दंग रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि महान जिया साम्राज्य के राजकुमार से बात करना इतना आसान होगा और वास्तव में उन्होंने सिद्धार्थ से माफी मांगी। हर कोई उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। महान जिया साम्राज्य के इस राजकुमार का आचरण असाधारण है। यदि सिद्धार्थ के पास मजबूत आत्मिक शक्ति और धारणा नहीं होती तो वह ऐसा सोच सकता था, लेकिन जिया चांगफेंग की क्षणभंगुर हत्या की मंशा उसकी गहरी धारणा से बच नहीं सकी। महाराज, आप बहुत विनम्र हैं। कुत्तों का अवज्ञाकारी होना सामान्य बात है। आपको उन्हें हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए और उन्हें दूसरों के सामने अपना मुंह खोलने या अपने पंजे फैलाने नहीं देना चाहिए। यह अच्छा नहीं है, सिद्धार्थ ने हंसते हुए उत्साहपूर्वक याद दिलाया। यह सुनकर जख्मी आदमी का चेहरा काला पड़ गया। सिद्धार्थ ने जिस कुत्ते का उल्लेख किया था उसमें सभी गार्ड शामिल थे। जिया चांगफेंग थोड़ा मुस्कुराया, जैसे कि उसने छिपे हुए अर्थ को नहीं सुना। मैं अभी शाही राजधानी में पहुंचा हूं और मेरे कान आपकी कहानियों से भरे हुए हैं, छोटे भाई। मैंने शुरू में सोचा था कि आप, भाई लांग, एक महान कीमियागर थे, लेकिन ऐसा लगता है कि हर कोई गलत था। ऐसा लगता है कि आप कीमिया और मार्शल आर्ट दोनों का अभ्यास कर रहे हैं। आपकी युद्ध शक्ति सचमुच प्रशंसनीय है। युवा पीढ़ी के बीच सिद्धार्थ, आप निश्चित रूप से एक शीर्ष व्यक्ति हैं। सिद्धार्थ ने जिया चांगफेंग को देखा और एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। वह बस मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे और भाई चू के साथ कुछ ड्रिंक लेने के लिए इतने दयालु होंगे, जिया चांगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराहट ने लोगों को सहज महसूस कराया, लेकिन सिद्धार्थ को लगा कि इस मुस्कान में एक जहरीले सांप के नुकीले दांत छिपे हुए हैं, जिससे वह बहुत असहज हो गया। मुझे माफ करें, मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली है और मैं अब अपनी शराब नहीं रोक सकता, अन्यथा मैं दो कुत्तों के साथ परेशान नहीं होता। मैंने तुम्हारी मुस्कुराहट देखी है
और मैं पहले विदा लूंगा। सिद्धार्थ ने जिया चांगफेंग के उदास चेहरे और जख्मी आदमी की आंखों में जानलेवा इरादे को नजरअंदाज करते हुए हल्का सा मुस्कुराया और आहमान के साथ चला गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद शी फेंग और अन्य लोगों ने जल्दी से चू यांग से माफी मांगी और जल्दी से भाग गए। वे आज वास्तव में डरे हुए थे। मास्टर, आपने मुझे उस बच्चे को मारने क्यों नहीं दिया? लू लुओ की जीवन शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है। यह बच्चा बहुत दूर चला गया है। अब जब महान जिया राजकुमार अपने निवास पर लौट आया है तो उसके बगल में जख्मी आदमी ने कड़वाहट से कहा, वह बच्चा अल्केमिस्ट गिल्ड से है। हालांकि वह हमारे इंपीरियल गिल्ड से नहीं है, लेकिन अगर आप उसे इस तरह मारते हैं तो मुझे आपको निपटान के लिए अल्केमिस्ट गिल्ड को सौंपना होगा। जिया चांगफेंग ने चाय की चुस्की ली और हल्के से कहा, लेकिन वह बच्चा बहुत घमंडी है। मैं वास्तव में उसकी सांस नहीं ले सकता। कोई भी कुत्ता कहलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हत्या करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। लोगों को मारने का यही सही तरीका है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि आप मरे नहीं। जिया चांगफेंग ने अपना सिर हिलाया। मास्टर, क्या आपके पास कोई तरीका है? जख्मी आदमी ने खुश होकर कहा। बेशक, वरना क्या मैं उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता? जिसने भी मुझे उससे दोस्ताना तरीके से बात करने के लिए प्रेरित किया, वह मर चुका है। जिया चांगफेंग मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी उदास थी कि जख्मी आदमी कांपने लगा। इस बार हमारी यात्रा का उद्देश्य मत भूलना। हम छोटी तस्वीर के लिए बड़ी तस्वीर को नहीं खो सकते। उस बच्चे को कुछ दिन और जीने दो। वैसे भी फेंगमिन साम्राज्य का सबसे बड़ा त्योहार फेंगमिन लालटेन महोत्सव आ रहा है और उस समय एक वार्षिक मार्शल आर्ट प्रदर्शन होगा। क्या यह व्यर्थ है कि मैं आज उसकी इतनी प्रशंसा कर रहा हूँ? जब उसकी प्रतिष्ठा एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तब लालटेन महोत्सव में आप उसे चुनौती देते हैं। क्या आपको लगता है कि वह मना कर पाएगा? जिया चांगफेंग कुर्सी पर झुक गया, अपनी पलकें आधी सिकोड़ लीं। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव था। जख्मी आदमी को अचानक एहसास हुआ कि यह चाल बहुत क्रूर थी। उस समय अनगिनत लोग इसका इंतजार कर रहे थे और सिद्धार्थ को न चाहते हुए भी ऊपर जाना पड़ा। अगर उसने ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की तो सिर्फ लार ही उसे डुबो सकती थी। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि सिद्धार्थ एक गर्म खून वाला लड़का था। हालांकि आपको ध्यान देना होगा, मेरे रक्षक के रूप में आप अपनी ताकत का अधिक खुलासा नहीं कर सकते। मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं है, है ना? हाँ गुरुजी, चिंता मत करो। इतने सालों में मैंने कभी भी अपना असली तुरुप का पत्ता नहीं दिखाया, जख्मी आदमी ने जल्दी से कहा। जिया चांगफेंग ने सिर हिलाया। उसकी आंखें रात के आसमान की ओर देख रही थीं, जो बिल्कुल काला था, ठीक उसकी आंखों की गहराई की तरह अप्रत्याशित। अरे यार, अभी तुम्हें क्या हो गया? तुम अचानक इतनी ताकत से कैसे फूट पड़े? घर लौटने के बाद सिद्धार्थ उस समय की स्थिति के बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। उस समय आहमान ने सिद्धार्थ को धड़कने जैसा एहसास कराया। मुझे भी नहीं पता। जब मैंने देखा कि वह आदमी तुम्हें मारने वाला है तो मेरा सिर अचानक से झंझना उठा और मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया, मानो मुझमें अनथीन ऊर्जा हो। आहमान ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अपना एक हाथ आहमान के कंधे पर रखा और उसकी आत्मा की शक्ति फैल गई। जब सिद्धार्थ की आत्मा शक्ति ने आहमान के शरीर में प्रवेश किया तो वह चौंक गया। आहमान का शरीर बाकी सभी से अलग है। अधिकांश लोगों के शरीर में मेरिडियंस घनी होती हैं। हालांकि आहमान के शरीर में केवल 4 नसें हैं जो डेंटियन से अंगों तक फैली हुई हैं। यह पहली बार है कि सिद्धार्थ ने ऐसी नसें देखी हैं। सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा आश्चर्य उसकी अजीब नसों से नहीं बल्कि उसके शरीर से हुआ। आहमान के शरीर की अधिकांश कोशिकाएं बंद थीं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो वे कोशिकाएं मृत जैसी थीं, लेकिन वे वास्तव में मरे नहीं थे। सिद्धार्थ महसूस कर सकता था कि जैसे ही ऊष्मा प्रवाहित होगी, वे कोशिकाएं जो मृत होने का नाटक कर रही थीं, तुरंत ही गुजरने वाली कोशिकाओं को निगल जाएंगी और फिर मृत होने का नाटक करना जारी रखेंगी। यह आहमैन सचमुच एक राक्षस है। सिद्धार्थ हैरान था, लेकिन उसने एक संभावना के बारे में सोचा। अरे यार, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारा पेट कभी भी पूरी तरह से नहीं भरा? सिद्धार्थ ने अचानक पूछा। हाँ, मैं घर पर बहुत खाता हूँ, आहमान ने अपना सिर हिलाया। सच बताओ, लोंगचेन का चेहरा उतर गया। खैर, कम से कम मैं आधा भर खा सकता हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आहमान ने इसे छिपाने की हिम्मत नहीं की। यार, याद रखना कि मैं तुम्हारा भाई लौंग हूँ। तुम्हें भविष्य में कभी भी मुझसे झूठ बोलने की अनुमति नहीं है, ठीक है? नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा, सिद्धार्थ ने बहुत गंभीरता से कहा। भाई लांग, मैं समझता हूँ।
सिद्धार्थ के गंभीर चेहरे को देखकर आहमान ने घबराकर कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा भोजन आपको ऊर्जा से भरपूर महसूस कराएगा? मांस? किस तरह का मांस? कोई भी मांस चलेगा, लेकिन चिकन सबसे अच्छा है। मैंने इसे एक बार खाया है। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। आहमान का शरीर विशेष था। उसके शरीर की 99% कोशिकाएं निलंबित अवस्था में थीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, इसलिए उन्हें स्वयं को सुरक्षित रखने तथा अपनी खपत कम करने की आवश्यकता है। डैन सम्राट की यादों को एकीकृत करने के बाद भी सिद्धार्थ ने कभी ऐसी अजीब काया नहीं देखी थी। इतने शक्तिशाली शरीर में केवल 1% कोशिकाएं ही काम कर रही थीं। यदि सभी कोशिकाएं सक्रिय हो जाएं तो कितना भयावह होगा। सिद्धार्थ यह सोचकर ही भयभीत हो गया, लेकिन आहमान उनमें से एक था, इसलिए वह जितना शक्तिशाली होगा उतना ही बेहतर होगा। मैंने आपसे पूछा था कि आप एक बार के भोजन में कितना मांस खा सकते हैं? 100 पाउंड। आहमान ने झिझकते हुए अपनी उंगली आगे बढ़ा दी। सच बताओ। गाय। सच बताओ। मैं 5 मुर्गे भी खा सकता हूं। सच बताओ। सिद्धार्थ की आवाज लगभग दहाड़ जैसी थी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर एक ही भोजन में 10 सिर हों तो मुझे लगता है कि मेरा पेट भर जाएगा, आहमान ने कड़वे चेहरे के साथ कहा। उसने पहले कभी यह सब नहीं खाया था और उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी भूख कितनी ज्यादा है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और अवाक होकर कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए एक खेत खरीद दूंगा और तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। अगले दिन लोंगचेन ने बाओएर को उपनगरों में एक खेत खोजने के लिए कहा। यह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें 1000 से अधिक मुर्गे थे। सिद्धार्थ ने आहमान को अकेले वहां जाने के लिए कहा, लेकिन उस दोपहर खेत के सभी लोग भाग गए। बाद में वे बाओर के पास शिकायत करने आए और कहा कि आहमान एक जंगली जानवर की तरह था, जिसने एक मुर्गे को पकड़ लिया, एक मुक्का मारकर उसे मार डाला और फिर खून से लथपथ जांघ को फाड़कर खाने लगा। वे सभी डर गए थे कि कहीं आहमान उत्तेजित होकर उन्हें भी न खा जाए। सिद्धार्थ के पास बाओएर से विशेष रूप से आहमान के लिए मांस पकाने हेतु दर्जनों रसोइयों को नियुक्त करने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी आहमान को पका हुआ भोजन खाने को मिला। हालांकि सिद्धार्थ को जो बात हैरान कर रही थी वह यह थी कि शुरुआत में आहमान एक दिन में केवल 10 मुर्गों का मांस ही खा सकता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी भूख तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि एक मुर्गे की कीमत केवल 2 या 3 स्वर्ण सिक्के ही होती है। सिद्धार्थ को इस बात का डर नहीं था कि वह उसके पैसे खा जाएगा। इसके बजाय वह बहुत खुश था। आहमान की भूख बढ़ गई है, जिसका अर्थ है कि उसके शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे जागृत होने लगी हैं। एक बार जब उसके शरीर की सभी कोशिकाएं जागृत हो जाएंगी तो आहमान अनिवार्य रूप से धरती को हिला देने वाले परिवर्तनों से गुजरेगा। आहमान का मुद्दा सुलझाने के बाद सिद्धार्थ भी पीछे हटने लगा। उस दिन जख्मी आदमी के साथ हुई लड़ाई ने उसे बहुत संकट का एहसास कराया था। उस दिन उसे महसूस हुआ कि उस जख्मी आदमी ने हमेशा अपनी ताकत बरकरार रखी थी। हालांकि बाद में उसे रोक दिया गया, लेकिन सिद्धार्थ को हमेशा लगता था कि यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। दान सम्राट की आत्मा के साथ विलय के बाद खतरे की उसकी भावना अधिक से अधिक संवेदनशील हो गई। इस बार हो सकता है कि प्रतिद्वंद्वी तैयार न हो। जब तक दूसरा पक्ष तैयार होता तब तक सिद्धार्थ की मृत्यु हो चुकी होती, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। यदि ऐसा दोबारा भी हुआ तो भी वह उस रात वही काम करेगा। अन्यथा उस दिन आहमान को मिली कोड़े की मार उसके दिल में एक गांठ छोड़ देगी और वह अपने दिल को बेदाग नहीं रख पाएगा, जो भविष्य में उसके दिल में एक राक्षस बन सकता है। इस वापसी के दौरान सिद्धार्थ बहुत दृढ़ था और उसने अपनी पूरी ताकत से फेंगफू गोली को अवशोषित करना शुरू कर दिया। 7 दिन बाद सिद्धार्थ के पैरों के नीचे स्थित फेंगफू स्टार ने अंततः एक और विस्फोट किया। फेंगफू स्टार, जो मूल रूप से एक सेम की तरह था, में जबरदस्त परिवर्तन हुए जब लोंगचेन ने अनगिनत औषधीय शक्तियों को अवशोषित किया। मूल रूप से मोटा बाहरी आवरण गिरने लगा, और जिस बात ने सिद्धार्थ को चौंकाया वह यह थी कि बाहरी आवरण के गिरने के बाद अंदर का हिस्सा अचानक एक तारे के आकार में बदल गया। तारे थोड़े धुंधले हैं, लेकिन वे जीवन की लय से भरे हुए हैं, जो चौंकाने वाला है। यह पहला तारा था जिसका उपयोग सिद्धार्थ ने 9 सितारा अधिपति शरीर फेंगफू स्टार को संघनित करने के लिए किया था। अब सिद्धार्थ उसके वास्तविक आकार को समझने में असमर्थ था और सदमे से भर गया। बूम! फेंगफू स्टार, जिसका बाहरी आवरण उतर गया था, अचानक हिल गया और एक भयानक ऊर्जा ने पूरे घर को कांपने पर मजबूर कर दिया। अरे नहीं, कितनी तेज आवाज है!
सिद्धार्थ को झटका लगा, लेकिन इसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पूरा कमरा कागज के टुकड़े की तरह फट गया। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा लॉन्ग चेन की ओर उफनते समुद्र की तरह दौड़ पड़ी। बल ने सिद्धार्थ की भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र का पानी नदी के मैदान में बह जाता है। बैंग! सिद्धार्थ ने मुंह भर खून थूका, उसका शरीर फट गया और वह तुरंत कोमा में चला गया। जब सिद्धार्थ फिर से उठा तो उसकी मां चिंतित नजरों से उसकी ओर देख रही थी। सिद्धार्थ को जागते देख श्रीमती लॉन्ग आश्चर्यचकित और खुश हुए बिना नहीं रह सकी। चेनर, मैं बहुत डर गया था। तुम्हें क्या हुआ? सिद्धार्थ ने जल्दी से कहा। मां, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। कीमियागरों की भट्टियों में विस्फोट होना आम बात है। वह इसे छिपाने के लिए केवल भट्टी में विस्फोट का बहाना ही इस्तेमाल कर सकता था। अंततः अपनी मां को सांत्वना देने के बाद सिद्धार्थ ने अपनी आध्यात्मिक समझ का विस्तार किया और अपने अंदर झांका। वह सदमे में लगभग चिल्ला पड़ा। वास्तव में उसके पास एक डेंटियन था। उन्होंने पाया कि मूलतः खाली पड़े डेंटियन में अब 3 चक्रवात थे जो धीरे धीरे घूम रहे थे। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? सिद्धार्थ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यह देखकर कि उसके पैरों के नीचे फेंगफू स्टार अभी भी हिल रहा था, उसे अधिक राहत महसूस हुई। हालांकि अपने डांटियन में 3 चक्रवातों को देखकर वह एक पल के लिए गहरी सोच में डूब गया। किसी की आध्यात्मिक जड़ें खोद दी गई हैं और डेंटियन एक मृत क्षेत्र बन गया है। इसे फिर से सक्रिय करना असंभव है जब तक कि क्या ऐसा हो सकता है कि फेंगफू स्टार को संघनित करने के बाद उसने डेंटियन को फिर से आकार दिया हो? यह सोचते हुए सिद्धार्थ के मन में प्रेरणा की एक चमक उभरी और उसे कोमा में जाने से पहले का दृश्य याद आ गया। स्वर्ग और पृथ्वी की भयावह ऊर्जा ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना कोई सामान्य व्यक्ति कर सके। इस प्रकार की ऊर्जा अत्यंत हिंसक होती है और मनुष्य द्वारा इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्या यह संभव है कि उस शक्ति का उपयोग मूल डेंटियन को नष्ट करने के लिए किया गया हो, फिर नष्ट करना और फिर पुनर्निर्माण करना? हालांकि सिद्धार्थ गलत था। 9 सितारा हेजेमनी बॉडी आर्ट उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक थी। यदि उसके पास पहले से ही एक डेंटियन होता तो वह बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गया होता। हालांकि सिद्धार्थ यह समझ नहीं पाया, लेकिन अपने डेंटियन में 3 चक्रवातों को देखकर उसने पाया कि वह वास्तव में चक्रवातों से जुड़ सकता है। क्या यह हो सकता है कि मैंने सचमुच अपने डेंटियन का आकार बदल दिया है? सिद्धार्थ ने चक्रवात की ऊर्जा को धीरे धीरे अपने अंगों में प्रवाहित करने की कोशिश की और पाया कि इसमें कोई बाधा नहीं थी, इसलिए वह इसका पूरी तरह से उपयोग कर सकता था। जैसे ही उसके पैर चले, फेंगफू स्टार की ऊर्जा भी बिना किसी बाधा के बहने लगी। सिद्धार्थ यह सोचे बिना न रह सका कि इसका क्या मतलब है। क्या इससे मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित करने के लिए अतिरिक्त स्थान मिलता है? अपने मन में एक विचार के साथ सिद्धार्थ ने फेंगफू स्टार की ऊर्जा को सक्रिय किया और अपने डेंटियन में प्रवेश किया। पफ! सिद्धार्थ को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के अंदर ज्वालामुखी फट गया हो। भयावह ऊर्जा सुनामी की तरह फूट पड़ी। उसने मुंह से खून थूका और लगभग बेहोश हो गया। सिद्धार्थ जमीन पर पड़ा था, बेतहाशा सांसें ले रहा था, उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं, उसके आंतरिक अंग टूट चुके थे। उसने जल्दी से एक उपचार की गोली निकाली और निगल ली। एक क्षण के बाद औषधीय शक्ति ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और सिद्धार्थ का चेहरा पीला से गुलाबी हो गया। मुझे कौन बता सकता है कि क्या हो रहा है? लॉन्ग चेन अपने दिल में दहाड़ा। अभी अभी तो वह लगभग सदमे से मर गया था। यदि उसे सचमुच इतना सदमा लगा कि उसकी मौत हो गई तो यह बहुत अनुचित होगा। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनकी स्मृति में केवल 9 सितारा हेजेमनी बॉडी आर्ट की अभ्यास पद्धति ही थी, अन्य कोई परिचय नहीं था। कोई ग्रेड नहीं, कोई उत्पत्ति नहीं, उपयोग के लिए कोई निर्देश नहीं। सिद्धार्थ की तरह यह 9 सितारा हेजेमनी बॉडी आर्ट एक विशिष्ट तीनही उत्पाद था। सिद्धार्थ मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। उसके पास कोई आध्यात्मिक जड़, कोई आध्यात्मिक हड्डियां और कोई आध्यात्मिक रक्त नहीं था। ये तीनों चीजें छीन ली गईं। यह वास्तव में 9 स्टार हेजेमनी बॉडी आर्ट से मेल खाता था। हालांकि अगर वह ऐसी अजीब बात नहीं समझ पाता तो सिद्धार्थ खाना भी नहीं खा पाता। उसने अपने दांत पीस लिए और फेंगफू स्टार को छूना जारी रखा। हालांकि इस बार सिद्धार्थ ने सबक सीख लिया था। उन्होंने इसे पिछली बार की तरह लापरवाही और स्वाभाविकता से संचालित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सावधानीपूर्वक फेंगफू स्टार की शक्ति को थोड़ा सा सक्रिय किया। बूम! जब शक्ति का वह अंश डेंटियन में डाला गया तो इस बार सिद्धार्थ ने स्पष्ट रूप से देखा कि मूल 3 चक्रवात तुरंत 10 गुना बड़े हो गए।
सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि मूल रूप से यह बस धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन फेंगफू स्टार की ऊर्जा के एक निशान के जुड़ने के बाद यह तुरंत तेजी से घूमने वाली पवनचक्की में बदल गया। जैसे ही तीनों चक्रवात उन्मत्तता से घूमे, अनगिनत ऊर्जाएं तुरंत सिद्धार्थ के अंगों और हड्डियों में प्रवाहित हुई, जिससे सिद्धार्थ शक्ति से भर गया। सिद्धार्थ को अंततः नौसितारा हेजेमनी बॉडी आर्ट का एक छोटा सा रहस्य समझ में आ गया। यह खोज इतनी चौंकाने वाली और डरावनी थी कि खुद सिद्धार्थ भी थोड़ा डर गया। क्या यह मेरी स्मृति में सितारों के 9 परिवर्तन हो सकते हैं? अब जबकि मेरे डेंटियन में 3 चक्रवात हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं तीसरे परिवर्तन में प्रवेश कर चुका हूं? सिद्धार्थ को धीरे धीरे खुद को शांत करने में काफी समय लगा। अब जबकि उसके डेंटियन में 3 चक्रवात चल रहे थे, इस दुनिया के अनुसार सिद्धार्थ क्यूई गैदरिंग के तीसरे स्तर पर सिर्फ एक नौसिखिया था। हालांकि वह वास्तव में एक अच्छा बच्चा था या नहीं, यह केवल सिद्धार्थ ही जानता था। इस खोज से लोंगचेन एक ही समय में हैरान और उत्साहित था। अंगूठी को हिलाने से उसके हाथ में एक प्राचीन पशु की खाल का टुकड़ा आ गया। यह वही था जो लोंगचेन ने रक्त जमावट क्षेत्र विशेषज्ञ को अमृत की रिश्वत देकर वापस पाया था। कैतियन, अरे मुझे देखने दो, तुम क्या रहस्य छिपा रहे हो? अपने हाथ में पशु की खाल के कागज पर बने 9 लाल बिंदुओं को देखते हुए सिद्धार्थ गहरी सोच में पड़ गया। 9 बिंदु किसी नियमित पैटर्न में वितरित नहीं थे। कोई सुराग नहीं था, लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने ध्यान से देखा और पाया कि वास्तव में 9 बिंदुओं को जोड़ने वाली एक धुंधली रेखा थी। ये 9 एक्यूपंक्चर बिंदु होने चाहिए। इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सिद्धार्थ ने उन्हें काफी देर तक देखा। इस तरह उन्होंने अंतिम पुष्टि प्राप्त करने से पहले सिद्धार्थ के दिमाग में मौजूद अनगिनत मध्याह्न रेखाचित्रों को एक-एक करके सत्यापित किया। यदि यह कोई और होता तो भले ही वह अपनी जान तक दे देता, वह इसका पता नहीं लगा पाता। ली याओ रोंग हुईमिंग, चोंगकुची के पास जाएं और लाओगो में प्रवेश करें। सिद्धार्थ ने धीरे से 9 बिंदुओं और उनसे संबंधित एक्यूपंक्चर बिंदुओं को पढ़ा। मार्ग का अनुसरण करते हुए लोंगचेन दंग रह गया। यह मुट्ठी या हथेली की तकनीक नहीं है, बल्कि एक युद्ध कौशल है जो हथियारों को सक्रिय करता है। क्या शानदार तरीका है! सिद्धार्थ ने इसका अध्ययन किया और पाया कि सच्ची ऊर्जा इन 9 दिशाओं में यांगत्जी नदी की लहरों की तरह एक चक्र में बहती है। 9 स्तरों के आशीर्वाद के बाद जब इसे प्रदर्शित किया जाएगा तो यह अत्यंत भयावह होगा। हाँ, मुझे खजाना मिल गया। हालांकि मुझे इस युद्ध कौशल का स्तर नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से कम नहीं है। सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। एक विचार के साथ उन्होंने अपने मन को शांत किया और अपने डेंटियन में ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर दिया, इसे लियाओ एक्यू पॉइंट में डालना शुरू कर दिया। हालांकि जब उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति को पुनः दूसरे एक्यू पॉइंट पर ले जाने का प्रयास किया तो उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त नहीं थी। सिद्धार्थ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और तुरंत समझ गया कि इस तकनीक के लिए आध्यात्मिक शक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता हो सकती है और इसे सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति अपर्याप्त थी। उन्होंने अपने डेंटियन में आध्यात्मिक शक्ति को त्याग दिया और सीधे फेंगफू स्टार में आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। निश्चित रूप से फेंगफू स्टार में आध्यात्मिक शक्ति उसके डेंटियन की तुलना में बहुत अधिक प्रचुर और मजबूत थी। हालांकि जब वह चौथे एक्यूपंक्चर बिंदु पर पहुंचे तब भी उनकी गति रुकने लगी। सिद्धार्थ ने चाहे कितनी भी कोशिश की, वह छठे एक्यूपंक्चर बिंदु तक नहीं पहुंच सका। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। सिद्धार्थ ने अपने दांत पीसते हुए फेंगफू स्टार से आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश निकाला और उसे डेंटियन में चक्रवात में इंजेक्ट कर दिया। दांतियान में चक्रवात तुरंत बढ़ गया और एक हिंसक शक्ति उठ खड़ी हुई। ऊर्जा और प्रभाव को शीघ्रता से नियंत्रित करें। छठा, 7वां, 8वां। अच्छा नहीं। सिद्धार्थ अचानक चौंक गया और जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली, अपनी आध्यात्मिक भावना को प्रसारित किया और अपने मेरिडियन का निरीक्षण किया। वह यह देखकर भयभीत हो गया कि उसकी तंत्रिका रेखाओं में दरारें आ गई थीं, क्योंकि वह उस भयावह ऊर्जा का सामना नहीं कर सका था। यदि सिद्धार्थ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक कदम बाद वापस ले लिया होता तो उसकी मेरिडियन भी फट गई होती। यदि मध्याह्न रेखाएं टूट गईं तो उनकी मरम्मत में काफी समय लगेगा। सिद्धार्थ इतना डर गया कि उसे पसीना आ गया। नहीं, यह चीज फिलहाल मेरे अभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं है। सिद्धार्थ को कायतियान का अभ्यास छोड़ना पड़ा। उसने अपना मुंह खोला और अपनी थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई मेरिडियंस को ठीक करने के लिए रनमाई पिल की एक गोली निगल ली। फिर सिद्धार्थ धीरे से खड़ा हुआ और बाहर चला गया। दरवाजा खोलते ही ताजी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर लगा। उसने एक गहरी सांस ली,
जिससे सिद्धार्थ को पिछले कुछ दिनों की थकान से राहत मिली। इस समय सूर्य पूर्व से उदय ही हुआ था। सिद्धार्थ और बाओएर ने आसपास पूछताछ की और पता चला कि हवेली में सब कुछ सामान्य था। आमान को हर दिन भोजन और पेय मिलता था और कोई समस्या नहीं थी। सिद्धार्थ को राहत महसूस हुई। एक क्षण विचार करने के बाद उसने अपने कपड़े बदले और मास्टर युन क्यू से मदद मांगने के लिए अल्केमिस्ट गिल्ड के पास जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि सिद्धार्थ को कुछ असहज महसूस हुआ। अधिकांश कीमियागर कीमिया की आग की खेती में विशेषज्ञ थे और कीमिया के मार्ग में आगे बढ़ने की आशा में अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए युद्ध कौशल का अभ्यास नहीं करते थे। कीमियागर अक्सर बहुत घमंडी होते हैं और एक दूसरे से लड़ने वाले मार्शल कलाकारों को नीची नजर से नहीं देखते हैं, इसलिए मास्टर युनकी ने उस दिन सिद्धार्थ को कुछ सलाह दी। हालांकि सिद्धार्थ के अपने विचार थे। वह काफी समय से परेशान था और मजबूत सैन्य बल के बिना वह असुरक्षित महसूस करता था। चाहे उनकी पहचान या स्थिति कुछ भी हो, वे सभी सिद्धार्थ के लिए खाली हैं। पूर्ण शक्ति के सामने वे एक नाजुक कागज के टुकड़े की तरह हैं। हालांकि सिद्धार्थ को यह नहीं पता था कि मास्टर युनकी जब उसका सामना करेगा तो उसे उड़ा देगा या नहीं। सिद्धार्थ चिंतित महसूस कर रहा था और कई ब्लॉक चला था जब उसने अचानक एक परिचित आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा तो दूर एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी पर बैठी एक युवा लड़की ने पर्दा उठाया और अपने सुंदर चेहरे पर खुशी के भाव के साथ लोंग चेन को देखा। यह स्पष्ट रूप से महल के स्वामी चुयाओ थे, जो एक बार लोंग चेन से मिले थे। चुयाओ। सिद्धार्थ चुयाओ को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके, लेकिन उसे देखने के बाद किसी कारण से उनकी मूल चिंता काफी हद तक दूर हो गई। चुयाओ ने अचानक चारों ओर देखा और यह देखकर कि इतनी सुबह सुबह आसपास कोई नहीं था, उसने सिद्धार्थ को हाथ हिलाया और कहा, जल्दी ऊपर आओ। सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि चुयाओ उसे उसी कार में सवारी करने के लिए आमंत्रित करेगा। चुयाओ की खुश अभिव्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ का दिल थोड़ा खुश हो गया और वह सीधे चुयाओ की गाड़ी पर चढ़ गया। गाड़ी का अंदरूनी हिस्सा बहुत विशाल था। सुगंधित बिस्तर के अलावा वहां एक कॉफी टेबल भी थी जिसके नीचे एक कंबल था। क्या संयोग है, मैं वास्तव में तुमसे मिला। मेरे साथ लोक्सिया पर्वत पर चलो, ठीक है। जब चुयाओ ने सिद्धार्थ को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से भरी थीं और उसका पिछला अनियंत्रित स्वभाव चला गया था। एक खूबसूरत महिला ने मुझे आमंत्रित किया है। अगर मैं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया तो मुझे डर है कि मुझ पर बिजली गिर जाएगी, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। चुयाओ का सुंदर चेहरा लाल हो गया। महल में उसके लिए कई नियम थे और उसे सिद्धार्थ का बेलगाम बोलने का तरीका बहुत पसंद था। गाड़ी धीरे धीरे शहर से बाहर निकली और शहर के बाहर लोक्सिया पर्वत की ओर बढ़ी। चुयाओ, तुम लोक्सिया पर्वत पर क्या करने जा रहे हो? लांग चेन ने पूछा। मैं बाहर जाकर कुछ मजा करना चाहता हूँ। किसी कारण से चुयाओ का सुंदर चेहरा लाल हो गया, जिससे लोंग चेन कुछ उलझन में पड़ गया। सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें किसी भी तरह से विलंबित नहीं किया, है ना? चुयाओ ने संकोच से पूछा। नहीं, मैं तो बस टहलने के लिए बाहर आया हूँ। मैं तो बस आपकी कार लेकर मौजमस्ती करने निकल गया, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे क्या तुम्हारा भाई अब ठीक है? पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सिद्धार्थ अभी भी 7वें राजकुमार के मामलों को लेकर थोड़ा शर्मिंदा था। कोई बात नहीं, उसे डराना अच्छा है ताकि वह कुछ समय के लिए अच्छा व्यवहार करे, चुयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों पूरे रास्ते बातें करते रहे और जल्द ही वे लोक्सिया पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। चुयाओ सीधे कार से बाहर निकल गया और गार्ड को खुद गाड़ी चलाने दिया। मेरे साथ आओ, मुझे यहाँ का दृश्य बहुत पसंद है, चुयाओ ने आगे के रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा। जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए यहाँ आता था। हालांकि मेरे पिता के एकांत में चले जाने के बाद मुझे यहाँ आने का मौका बहुत कम मिलता है। जैसे ही वह बोल रही थी, चुयाओ के सुंदर चेहरे पर अकेलेपन का भाव उभर आया, जिससे लोगों को उस पर दया आ गई। सिद्धार्थ अपनी सांस रोक नहीं सका। ऐसा लगता है कि आप चाहे कहीं भी पैदा हुए हों, हमेशा ऐसी चीजें होंगी जो संतोषजनक नहीं होंगी। सिद्धार्थ, क्या हुआ? क्या तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो? चुयाओ ने पूछा जब उसने देखा कि सिद्धार्थ अच्छे मूड में नहीं था। चुयाओ की चिंतित आंखें देखकर सिद्धार्थ अपने दिल में गर्मजोशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वह नहीं जानता था कि क्यों, यद्यपि वह चुयाओ से केवल एक बार ही मिला था, फिर भी यह एक जटिल स्थिति थी जहां वह मित्र और शत्रु में अंतर नहीं कर पा रहा था। लेकिन इससे उन्हें बहुत भरोसेमंद एहसास हुआ, एक ऐसा एहसास जिसका वर्णन करना कठिन था। चुयाओ के सवाल को देखकर सिद्धार्थ खुद को रोक नहीं सका और बोला, मैं कुछ मुसीबत में पड़ गया हूँ।
मैं अब कुछ उन्नत युद्ध कौशल सीखना चाहता हूँ। यदि आप युद्ध कौशल सीखना चाहते हैं तो मेरे पास आइए। मैं ट्यूशन फीस नहीं लेता। चू याओ की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराए बिना न रह सकी। मैं 13 प्रकार के युद्ध कौशल में निपुण हूँ। वे सभी कहते हैं कि मैं एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। 13 प्रकार के युद्ध कौशल में दक्ष और फिर दूसरों के खिलाफ लड़ने के लिए दिनचर्या का उपयोग करें। सिद्धार्थ कुछ उलझन में पड़ गया। अरे, तुम्हारी आंखों में यह भाव क्यों है? क्या तुम्हें मेरी बात पर संदेह हो रहा है? चू याओ अपने सुंदर चेहरे पर गुस्से का भाव दिखाए बिना नहीं रह सकी। आप गलत हैं। आपने जो कहा उस पर मुझे जरा भी संदेह नहीं है। मैं बस इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। तुम बुरे आदमी हो, सावधान रहो। चू याओ ने प्यार से चिल्लाते हुए अपनी हथेली से सिद्धार्थ को थप्पड़ मारा। टकराना। चू याओ ने सिद्धार्थ की छाती पर थप्पड़ मारा। यद्यपि उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया, फिर भी उसकी शक्ति काफी थी। यह जोरदार धमाके के साथ लोंग चेन से टकराया। तुम क्यों नहीं चकमा दिया? चू याओ को उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ चकमा नहीं देगा। अगर मैं चकमा दे दूंगा तो तुम मुझे नहीं मार पाओगे और यह बहुत उबाऊ होगा, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि एक जेड हाथ उसकी छाती पर दबाया गया था और कपड़ों के माध्यम से भी वह अभी भी एक अजीब भावना महसूस कर सकता था। सिद्धार्थ। चू याओ ने सिद्धार्थ की हार्दिक मुस्कान को देखा। किसी कारण से उसे गर्मी का एहसास हुआ और उसने धीरे से अपना सुंदर चेहरा सिद्धार्थ की छाती से सटा दिया। सिद्धार्थ का पूरा शरीर अचानक जम गया। क्या हो रहा था? सिद्धार्थ एक लकड़ी के खंभे की तरह बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पुची। चू याओ का सुंदर चेहरा अचानक गर्म हो गया। सिद्धार्थ की घबराहट भरी अभिव्यक्ति को देखकर वह खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। तुम बुरे आदमी हो। जब तुमने मुझे उस दिन हराया था तो तुम नुकीले दांतों और पंजों वाले बाघ की तरह थे। अब तुम बिल्ली के बच्चे कैसे बन गए? सिद्धार्थ खुद को शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक सका और जल्दी से विषय बदल दिया। चू याओ, मैं तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं मानता। मुझे अब वास्तव में कुछ उन्नत युद्ध कौशल सीखने की जरूरत है। चू याओ का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने लोंग चेन की ओर आंखें घुमाईं। आपके साथ बाहरी व्यक्ति जैसा व्यवहार न करने का मतलब है आपके साथ अंदरूनी व्यक्ति जैसा व्यवहार करना। उसने स्पष्टतः सिद्धार्थ का आशय गलत समझा। हालांकि सिद्धार्थ की गंभीरता को देखकर चू याओ ने भी गंभीरता से कहा, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूं। मैं वास्तव में कई युद्ध कौशल में निपुण हूं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बस देखें। चू याओ ने अपना जेड हाथ बढ़ाया। एक जलती हुई सांस उठी और उसके जेड हाथ पर एक हल्का लाल प्रभामंडल दिखाई दिया। धमाका। एक ताड़ का पेड़ बाल्टी जितने मोटे पेड़ पर पटका गया। पेड़ कांप उठा और पत्तियां हर जगह गिरने लगीं। जेड वाला हाथ दूर चला गया और पेड़ पर एक हल्का सा जेड वाला हाथ का निशान दिखाई दिया। क्या तुमने इसे देखा? यह उन्नत मानव स्तर का युद्ध कौशल है, फायर क्लाउड पांग। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम डरे हुए हो? सिद्धार्थ के स्तब्ध भाव को देखकर चू याओ के सुंदर चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। सिद्धार्थ सचमुच हैरान था। क्या ऐसी शक्ति को युद्ध कौशल माना जा सकता है? यहां तक कि किसी भी युद्ध कौशल का उपयोग किए बिना भी लोंग चेन एक हथेली के प्रहार से इसे तोड़ सकता था। खैर, यह अच्छा लग रहा है, सिद्धार्थ ने बहुत ही निष्पक्षता से टिप्पणी की। चू याओ की चाल बहुत सहज और सुंदर थी और यह आंखों को सुखद लग रही थी। चू याओ को सिद्धार्थ के शब्दों का छिपा हुआ अर्थ बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और उसने सोचा कि सिद्धार्थ उससे हैरान है, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक सिद्धार्थ को इस कदम के मुख्य बिंदुओं को समझाया। हालांकि चू याओ द्वारा अग्नि बादल हथेली का उपयोग करने के तरीके के बारे में स्पष्टीकरण सुनने के बाद लोंग चेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। यह स्पष्टतः एक शक्तिशाली हस्तकला तकनीक थी। मुझे कोशिश करने दो। इतनी तेजी? चू याओ ने अविश्वास में कहा। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया। युद्ध कौशल आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने का एक तरीका मात्र था। शरीर में मेरिडियन के ओवरलैपिंग के माध्यम से यह अधिक शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग कर सकता है। सिद्धार्थ अपने शरीर में स्थित मेरिडियन से बहुत परिचित था। एक बार चू याओ का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। दांतियन में आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित हुई और एक मजबूत उग्र ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। सिद्धार्थ चिल्लाया और हथेली से वार किया। बूम! लोंग चेन के सामने एक विशाल पेड़, जिसके चारों ओर कई लोगों को लपेटना पड़ा, एक आवाज के साथ टूट गया और विशाल मुकुट एक सीटी की आवाज के साथ गिर गया। धमाका! एक बड़ा पेड़ जमीन पर गिर गया। रेत और चट्टानें हर जगह उड़ गईं
आवाज चौंकाने वाली थी। चू याओ एक तरफ खड़ा होकर दंग रह गया। क्या यह वास्तव में फायर क्लाउड पाम था जिससे वह परिचित था? जिस स्थान पर विशालकाय पेड़ टूटा था, उस जले हुए स्थान को देखकर ऐसा लगा कि वह फायर क्लाउड पाम का अनूठा चिन्ह था। सिद्धार्थ ने चुपके से सिर हिलाया। यह उच्चस्तरीय मानवस्तरीय युद्ध कौशल के योग्य था। युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी। हालांकि चू याओ को देखकर, जिसका सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया था, सिद्धार्थ का दिल द्रवित हो गया और उसने चू याओ का जेड हाथ पकड़ लिया। चू याओ, मुझे अपना शरीर जांचने दो। अचानक सिद्धार्थ ने चू याओ का नाजुक हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और उसके सुंदर चेहरे पर दो लाली उभर आईं। उसकी खूबसूरत आंखों में घबराहट की झलक थी, लेकिन उसने अपना जेड वाला हाथ वापस नहीं खींचा। उसने चुपके से सिद्धार्थ की ओर देखा और पाया कि सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति वास्तव में थोड़ी गंभीर थी। सिद्धार्थ ने चू याओ को देखा, जिसका चेहरा नए खिले नाशपाती के फूल की तरह शर्मीला और शरद ऋतु के पानी की तरह साफ था। उसका दिल धड़कने से रुक नहीं सका। एक क्षण के लिए वह भूल गया कि वह क्या करने जा रहा था। सिद्धार्थ को उसे घूरते देख चू याओ का सुंदर चेहरा और भी लाल हो गया, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से भरी थीं। वह हल्के से गुनगुनाई और अपना जेड सिर नीचे कर लिया। सिद्धार्थ की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। केवल उसके जेड जैसे हाथों से आती गर्माहट ही उसके दिल को धड़का रही थी। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और अपना मन शांत किया। चू याओ में एक अप्राप्य आभा और एक सौम्य और सदाचारी कोमलता थी, जैसे कि वह विरोधाभासों का एक संयोजन थी। अभिमानी चू याओ, जिसने शुरुआत में उसे जाल में फंसाया था, और कोमल और शर्मीली चू याओ ने अब लोगों को असमानता की एक बड़ी भावना दी, जिसने वास्तव में सिद्धार्थ के दिल की धड़कन तेज कर दी। माफ करें। अपने तेज धड़कते दिल को दबाते हुए सिद्धार्थ ने अपनी आत्मा की शक्ति को चू याओ की हथेली में स्थित शिरोबिंदुओं के साथ निर्देशित किया और धीरे धीरे चू याओ के डेंटियन में प्रवेश किया। वास्तव में सिद्धार्थ की वर्तमान ताकत के साथ इतनी कम दूरी पर वह सीधे चू याओ की जांच करने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चू याओ बिना कपड़ों के सिद्धार्थ के सामने खड़ी होगी। सिद्धार्थ ऐसा करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि ऐसा करने के बाद एक और बड़ा जाल उसका इंतजार कर रहा होगा। लोंग चेन की आत्मिक शक्ति ने धीरे धीरे चू याओ के दांतियान में प्रवेश किया। जब आत्मा शक्ति ने प्रवेश किया और डेंटियन के अंदर की स्थिति को देखा, तो लोंग चेन की एकाग्रता के बावजूद उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत दिखने से नहीं बच सका। क्या गलत? चू याओ चौंक गई जब उसने देखा कि सिद्धार्थ का चेहरा अचानक बदल गया था और उसकी आंखें भयंकरता से भरी हुई थीं। सिद्धार्थ के गुस्सा होने का कारण यह था कि चू याओ के दांतियान में 9 विदेशी आध्यात्मिक शक्तियां थीं, जिन्होंने उसे कसकर बंद कर रखा था। वे 9 विदेशी आध्यात्मिक शक्तियां उपजाऊ भूमि के एक टुकड़े पर लगाए गए 9 पौधों की तरह थीं, जो लालच से चू याओ की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर रही थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि चू याओ की आध्यात्मिक शक्ति इतनी अराजक और कमजोर थी। पता चला कि सिद्धार्थ की तरह ही किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की थी। सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि चू याओ के डेंटियन में जड़ ऊर्जा की एक गेंद थी, जो बेहद समृद्ध थी। वह आध्यात्मिक मूल था। हालांकि वह उसके स्तर के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ जानता था कि चू याओ निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थी जो 1000 साल में एक बार भी नहीं दिख सकती थी। लेकिन ऐसी प्रतिभा इस तरह बर्बाद हो गई। अगर ये सिर्फ यही होते तो ठीक था, लेकिन यह सिद्धार्थ को हत्यारा महसूस कराने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ ने देखा कि 9 विदेशी आध्यात्मिक शक्तियां चू याओ की जेड जड़ से जुड़ी हुई थीं। भविष्य में जब चू याओ का विवाह हो जाएगा या वह अपना कौमार्य खो देगी, तो उसके शरीर में कई वर्षों से पोषित आध्यात्मिक शक्ति चुपचाप छीन ली जाएगी। यह सबसे घृणित बात है। अपनी पीढ़ी की एक राजकुमारी जो इतनी आकर्षक दिखती है को एक मोहरे की तरह समझा जाता है। यह सब स्पष्टतः योजनाबद्ध है। और उसके सामने चू याओ वास्तव में ऐसी चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता था। सिद्धार्थ इतनी खूबसूरत महिला के प्रति सहानुभूति की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। सिद्धार्थ, क्या हुआ? सिद्धार्थ की जटिल अभिव्यक्ति को देखकर चू याओ अपने सुंदर चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं सकी। चू याओ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? सिद्धार्थ ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए गंभीरता से पूछा। सिद्धार्थ को अचानक गंभीर होते देख चू याओ को भी कुछ महसूस हुआ, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी खूबसूरत आंखों से सिद्धार्थ को गहराई से देखा और धीरे से कहा, तुम वह व्यक्ति हो जिस पर मुझे अब सबसे अधिक भरोसा है। चू याओ के शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ का दिल गर्म हो गया और उसने कहा, आपके डेंटियन के साथ छेड़छाड़ की गई है।
लेकिन सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ कि चू याओ ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और उसकी खूबसूरत आंखों में उदासी और लाचारी के निशान दिखाई दिए। दूर पहाड़ों को देखते हुए चू याओ ने अपने जेड हाथ से हवा से बिखरे अपने लंबे बालों को धीरे से सहलाया और धीरे से कहा, यदि आप यह रहस्य बताते हैं तो यह आपके परिवार को फंसा सकता है। क्या आपको डर नहीं लगता? सिद्धार्थ दंग रह गया। तुम्हें पता है? क्या आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? चू याओ ने सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, चूंकि हमने एक दूसरे पर भरोसा करना चुना है, इसलिए अगर हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े तो भी यह उचित है। विश्वास, विश्वास। चू याओ ने ये दो शब्द बुदबुदाए और अचानक खुद को सिद्धार्थ की बाहों में फेंक दिया। जोर से रोने लगी। उसके आंसू बाढ़ की तरह थे, जैसे कि वह सभी शिकायतें बाहर उड़ेलना चाहती थी। अचानक अपनी बाहों में कोमल जेड़ के साथ सिद्धार्थ में थोड़ी सी भी रोमांटिक भावनाएं नहीं थीं। इसके बजाय उसके दिल में उदासी का भाव महसूस हुआ। लोंग चेन चू याओ से भी अधिक दुखी था। उसकी आध्यात्मिक जड़ें, आध्यात्मिक हड्डियां और आध्यात्मिक रक्त सब सूख गए। यदि वह दान सम्राट की आत्मा के साथ विलीन नहीं हुआ होता तो उसे अभी भी अंधेरे में रखा जाता। पता नहीं कब उसके हाथ चू याओ की पतली कमर पर लिपट गए। उसने चू याओ के बालों की खुशबू सूंघी और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में केवल दो ही लोग बचे हैं। अज्ञात समय तक रोने के बाद चू याओ ने अंततः रोना बंद कर दिया। सिद्धार्थ की छाती का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही आंसुओं से गीला था। चू याओ का सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया। वह जल्दी से सिद्धार्थ के आलिंगन से मुक्त हुई और पीछे मुड़ी। हालांकि उसकी खूबसूरत आंखें खुशी और संकोच से भरी हुई थीं। आहम। सिद्धार्थ ने अजीब तरह से खांसते हुए पूछा, चू याओ, तुम्हें कब पता चला कि किसी ने तुम्हारे डेंटियन के साथ छेड़छाड़ की है? सिद्धार्थ का सवाल सुनकर चू याओ का सुंदर चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया। उसने सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, जब मैं बच्ची थी तो मेरे पिता ने एकांतवास में जाने से पहले कहा था कि मैं अपनी पीढ़ी की मार्शल आर्ट की प्रतिभाशाली खिलाड़ी हूं और भविष्य में मैं साम्राज्य छोड़ सकती हूं। मेरे पिता के एकांतवास में जाने से पहले उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे अच्छे से अभ्यास करने के लिए कहा। शुरुआत में मैं वास्तव में बहुत मेहनती थी, लेकिन जब मैं 10 साल की थी तो मेरी मां को अचानक एक अजीब बीमारी हो गई और तब से वह बिस्तर पर ही रहती हैं। मास्टर युनकी को आमंत्रित किए जाने से पहले मेरी मां का निधन हो गया। अंत में चू याओ की खूबसूरत आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे, मानो वह लंबी यादों में फंस गई हो। उस समय मैं और मेरा भाई अभी भी छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हम महल में खुले और गुप्त संघर्षों से परिचित हो गए और मुझे एहसास हुआ कि मेरी मां की मृत्यु निश्चित रूप से एक दुर्घटना नहीं थी। लेकिन सभी सबूत बहुत पहले ही गायब हो चुके हैं और मैं पूरी तरह से शक्तिहीन हूं। इसके अलावा 5 साल पहले मेरी साधना में ठहराव आना शुरू हो गया। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं कोई प्रगति नहीं कर सका और मेरी आध्यात्मिक शक्ति और भी खराब होती गई। उस समय मुझे समझ में आया कि मेरी मां को मारने वाला काला हाथ आखिरकार मेरी बहन और मुझ तक पहुंच गया। उस दिन से मैं और मेरा भाई घमंडी और स्वेच्छाचारी बनने लगे। तब से सब कुछ सामान्य हो गया लगता है। चू याओ को यह कहते हुए सुनकर सिद्धार्थ असहाय महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था कि महल में जीवन उसकी कल्पना से भी अधिक क्रूर था। क्या आप इस तरह से अपने भाई की रक्षा कर रहे हैं? लांग चेन ने आह भरी। चू याओ ने सिर हिलाया और कहा, अब मेरा भाई मेरा एकमात्र रिश्तेदार है। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो। हालांकि वह परेशान करने वाला है, कम से कम वह किसी के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा, इसलिए उसे सुरक्षित रहना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरे डेंटियन में किसी ने क्या किया, लेकिन मुझे पता है कि वे डरते हैं कि मैं उन्हें धमकी दूंगा, इसलिए उन्होंने मेरे अभ्यास को प्रतिबंधित कर दिया। इसलिए जब तक मुझ में अभ्यास करने का साहस नहीं है, तब तक कोई भी मुझ जैसी कमजोर महिला की परवाह नहीं करेगा और एक बहन के रूप में मेरा और मेरे जीवन सुरक्षित रहेंगे। सिद्धार्थ ने आह भरते हुए कहा, दुर्भाग्य से आपने दुश्मन की क्रूरता को कम करके आका, वे केवल जानवरों का एक समूह हैं। बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद सिद्धार्थ ने चू याओ को चू याओ के डेंटियन की स्थिति के बारे में बताया। यह सुनने के बाद चू याओ की आंखें गुस्से और झिझक से भरी हुई थीं, उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था और उसका नाजुक शरीर कांप रहा था। सिद्धार्थ ने चू याओ को एक बड़े हाथ से कसकर पकड़ लिया और कहा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारे शरीर की बेड़ियां खोल सकता हूं। सच में? चू याओ ने अविश्वास में कहा।
असली सोने से भी ज्यादा यथार्थवादी, सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा। किसी कारण से सिद्धार्थ के चेहरे को देखते हुए चू याओफांग का दिल भरोसे से भर गया था। यह एक अकथनीय एहसास था। सिद्धार्थ ने उसे बहुत सुरक्षित एहसास दिया। साजिशों से भरे महल में यह एहसास बहुत ही शानदार था। यह देखकर कि चू याओ को उसकी बातों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था, सिद्धार्थ के दिल में एक भावना की भावना महसूस हुई, जैसे उसके कंधों पर एक और बोझ था। मिस चू याओ, क्या आप मुझे अपने कुछ और बेहतरीन हुनर दिखा सकती हैं ताकि मैं आपसे खुले दिमाग से सीख सकूं? सिद्धार्थ को माहौल थोड़ा नीरस लगा और वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। घृणास्पद, तुम स्पष्ट रूप से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। चू याओ का सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया और उसने कुछ गुस्से के साथ कहा। बिल्कुल नहीं चू याओ, आपकी नींव बहुत मजबूत है, लेकिन आप अपने डेंटियन की शक्ति को जारी नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन चिंता मत करो, इससे पहले कि मैं इसे हल करने में आपकी मदद कर सकूं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिद्धार्थ ने दिलासा दिया। चू याओ की अभिव्यक्ति थोड़ी कम हुई और सिद्धार्थ के ईमानदार लहजे को देखकर उसने एक और मानवस्तर का उन्नत युद्ध कौशल विंडब्रेकिंग फिस्ट का प्रदर्शन किया। सिद्धार्थ ने इस बार बहुत ध्यान से देखा और इसे देखने के बाद वह बेहद हैरान हुए बिना नहीं रह सका। चू याओ की आध्यात्मिक शक्ति 9 विदेशी आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा भारी रूप से अवशोषित होने के बाद लंबे समय से 1/10वें हिस्से तक कम हो गई थी। लेकिन इतनी कमजोर आध्यात्मिक शक्ति के साथ चू याओ को अभी भी अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते समय आध्यात्मिक शक्ति की थोड़ी सी भी कमी महसूस नहीं हुई। सिद्धार्थ ने पाया कि आध्यात्मिक शक्ति पर चू याओ का नियंत्रण वास्तव में बेहद शक्तिशाली था। यह इतना शक्तिशाली था कि यह औसत रक्त जमावट मास्टर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। सिद्धार्थ ने चू याओ की उदारता से प्रशंसा की, जिसने चू याओ के सुंदर चेहरे को खुशी से लाल कर दिया, जैसे मार्च में आड़ू का फूल इतना सुंदर। सिद्धार्थ ने अपने दिल में सोचा कि 9 विदेशी आध्यात्मिक शक्तियां वास्तव में 9 आध्यात्मिक शक्ति के बीज थे। इतने सालों तक चू याओ के दांतियान में लीन रहने के बाद वे बेहद शक्तिशाली हो गए हैं। उन्हें अलग करना दुखद होगा। चू याओ के लिए यह विशाल ऊर्जा रक्त जमावट तक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थी और उसकी साधना बढ़ती रहेगी। जब सिद्धार्थ को टूटी हुई पवन मुट्ठी के बारे में पता चला तो उसने अचानक तरल दवा की एक बोतल निकाली। यह एक छद्म तरल है। अपना रूप बदलने के लिए इसे अपने चेहरे पर लगाएं। यह 12 घंटे तक चल सकता है। यह बहुत सुविधाजनक है। सिद्धार्थ के बोलने के बाद उसने कुछ बूंदें डाली, उन्हें अपने हाथों पर समान रूप से रगड़ा और उन्हें अपने चेहरे पर लगाया। एक पल में सिद्धार्थ का रूप काफी बदल गया। उसकी भौहें थोड़ी मोटी हो गईं और उसकी त्वचा का रंग भी बदल गया, मानो वह एक अलग व्यक्ति बन गया हो। चू याओ यह देखकर बहुत खुश हुई। इस तरह मैं भविष्य में अपना भेष बदलकर तुम्हारे पास आ सकती हूँ। बोलने के बाद चू याओ ने उसके चेहरे पर भी तरल दवा लगाई। तरल दवा उसके चेहरे पर एक पतली फिल्म की तरह चिपकी हुई थी जो अपनी इच्छानुसार अपना आकार बदल सकती थी। एक बार क्रिया रुक जाने पर उसे अपना आकार ठीक करने में केवल कुछ सांसें ही लगेंगी। यह बहुत जादुई था। चू याओ ने खुद को आईने में देखा, जिसका रूप बहुत अधिक साधारण हो गया था और वह खुशी से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और खुश होकर बोली, सिद्धार्थ चलो शॉपिंग पर चलते हैं। मैं बचपन से कभी शॉपिंग पर नहीं गई। चू याओ एक देश की राजकुमारी है। यद्यपि वह स्वभाव से बर्बर है, फिर भी वह बहुत अधिक सीमा से बाहर नहीं हो सकती और गरीबों की तरह स्वतंत्र नहीं हो सकती। आज सिद्धार्थ ने उसे यह अवसर दिया और वह इसे जाने नहीं देगी। चू याओ ने लांग चेन की बाह को आत्मीयता से पकड़ लिया। उसकी उत्साहित आंखों को देखते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि अगर वह कहता कि वह भावुक नहीं है तो वह झूठ बोल रहा होगा, और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई। हालांकि सहमत होने के बाद सिद्धार्थ को थोड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने स्पष्टतः चू याओ की खरीदारी करने की इच्छा को कम करके आका। वह उसे लगभग घसीटकर शाही राजधानी की गलियों में ले जाने वाली थी। उसने जो कुछ भी देखा वह उसके लिए नया था। उसने सिद्धार्थ की बाह पकड़ी और उससे सब कुछ पूछा। उसने चू याओ की अनोखी शारीरिक खुशबू को सूंघा और उसके जेड जैसे हाथों से परमानंद को महसूस किया। वह बस हवा में तैर रहा था, लेकिन अचानक रुक गया और चू याओ को अपने बगल के छोटे से स्टॉल में ले जाकर छिप गया। सिद्धार्थ ने स्टॉल पर रखी चीजों को देखने का नाटक किया, लेकिन वह अपनी परिधीय दृष्टि से दूरी पर खड़े लोगों को देख रहा था और अपनी आंखों को थोड़ा सा संकुचित करने से खुद को रोक नहीं सका। जिया चांगफेंग, उन लोगों में से सिद्धार्थ ने एक नजर में कि उनमें से एक को पहचान लिया। यह जिया चांगफेंग था, जो महान जिया साम्राज्य का राजकुमार था।
हालांकि सिद्धार्थ को जो बात चौंका रही थी वह जिया चांगफेन के बगल में खड़ा जाना पहचाना चेहरा था। वह एक पतली कदकाठी और गोरे रंग की महिला थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा अहंकार की झलक दिखती थी। वह वही पागल औरत थी जिससे सिद्धार्थ की मुलाकात अल्केमिस्ट गिल्ड में हुई थी। वह यहाँ कैसे है? इसके अलावा वह दक्षिया साम्राज्य के राजकुमार से बहुत परिचित लग रहा था। सिद्धार्थ खुद को उलझन में पड़ने से नहीं रोक सका। समूह में 7 या 8 लोग थे। जैसे ही सिद्धार्थ ने उन्हें देखा, वे पहले से ही एक शानदार चायघर में प्रवेश कर चुके थे। उनमें से एक चौथा राजकुमार है। चुयाओ सिद्धार्थ के पास थी और उसने भी लोगों के उस समूह को देखा, इसलिए उसने उसे याद दिलाया। चौथा राजकुमार? सिद्धार्थ थोड़ा स्तब्ध रह गया। क्या यह नहीं कहा गया था कि चौथा राजकुमार अत्यंत शांत स्वभाव का था और राजकुमार के पद के लिए होने वाली लड़ाई में भाग नहीं लेगा? वह इतना हाई प्रोफाइल क्यों होगा और दक्षिया के राजकुमार के साथ क्यों चलेगा? उसने भी हमारी तरह ही अपना भेष बदला है, लेकिन उसकी उंगली पर एक अंगूठी का निशान है जिसे वह छिपाना भूल गया। वह आमतौर पर जो ड्रैगन पैटर्न वाली अंगूठी पहनता है उस पर एक अनोखा पैटर्न है। मैं उसे पहचान सकता हूँ, चू याओ ने याद दिलाया। एक राजकुमारी के रूप में वह आमतौर पर अभिमानी और अज्ञानी होने का दिखावा करती थी, लेकिन उसे विभिन्न राजकुमारों की रहन-सहन की आदतों का बहुत ही गहरा अवलोकन था, इसलिए वह एक नज़र में चौथे राजकुमार की पहचान बता सकती थी। चौथे राजकुमार को वास्तव में अपना भेष बदलना पड़ा। सिद्धार्थ का दिल द्रवित हो उठा और वह देखना चाहता था कि क्या वह चुपके से अंदर जा सकता है, अपनी आध्यात्मिक समझ का विस्तार कर सकता है और जो कुछ वे बात कर रहे थे उसे सुन सकता है। हालांकि यह देखकर कि दरवाजे पर दक्षिया के 1 दर्जन से अधिक कुलीन सैनिक पहरा दे रहे थे, उसने अपना सिर हिला दिया। इस विचार को साकार करना कठिन था। अभी भी दिन का समय था और चुपके से अंदर घुसना लगभग असंभव था। वह असहाय होकर इस विचार को त्याग सकता था। चू याओ, मैं वापस जाऊंगा और आपके डेंटियन में विदेशी आध्यात्मिक शक्ति को भंग करने के लिए सामग्री तैयार करूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। चू याओ की खूबसूरत आंखों में अनिच्छा की झलक दिखी, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। दोनों के अलग होने के बाद सिद्धार्थ सीधे घर लौट आया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, आश्चर्य से भरी एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। भाई लॉन्ग ने आहमान को देखा, जो एक छोटे से विशालकाय व्यक्ति की तरह था। वह आश्चर्य से सिद्धार्थ को देख रहा था। सिद्धार्थ खुश था। आहमान अब बहुत अधिक ऊर्जावान था। सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि आहमान अब पहले जैसी दुबली-पतली नहीं रही। जब हम पहली बार मिले थे तब की तुलना में उजागर भुजाएं पूरी तरह से मोटी हो गई थीं और त्वचा के नीचे उभरी हुई रक्तवाहिकाएं हल्की सी दिखाई दे रही थीं। हाँ, आहमान, तुमने हाल ही में काफी खा लिया होगा, सिद्धार्थ ने आहमान की मजबूत बाहों को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। भाई लॉन्ग, मैं हर दिन अच्छा खाता हूँ और मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ। मैं अब बहुत ताकतवर महसूस करता हूँ। मैं भाई लॉन्ग के साथ रहना चाहता हूँ और उनकी रक्षा करना चाहता हूँ, आहमान ने ढोल पीटने की तरह अपनी छाती थपथपाई और विश्वास से कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, आहमान को अपने कमरे में ले आया और अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करके आहमान के शरीर की जांच की। क्या? अगर उसने न देखा होता तो ठीक था, लेकिन जब उसने देखा तो सिद्धार्थ हैरान रह गया। इतने लंबे समय तक उन्हें पालने तथा लगभग प्रतिदिन दर्जनों मुर्गों का मांस खाने के बाद आहमान के शरीर की कोशिकाओं का 10वां हिस्सा से भी कम सक्रिय हो पाया है। अपने डेंटियन के चारों ओर के मध्याह्न रेखाओं की पुनः जांच करने पर उन्होंने पाया कि वे वास्तव में थोड़ी चौड़ी थीं। हालांकि जिस बात ने सिद्धार्थ के दिल को चौंका दिया वह यह थी कि वास्तव में आहमान के डेंटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही थी। अरे यार, क्या तुमने अभ्यास किया है? लांग चेन ने पूछा। भाई लांग, खेती क्या है? आहमान ने आंखें खोलकर पूछा। हाँ, यह ठीक है। सिद्धार्थ समझाने में बहुत आलसी था। कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि आहमान का डेंटियन बिल्कुल शांत और गतिहीन था, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक सतत धारा उसके डेंटियन में आ रही थी। कितना असामान्य शरीर है, यह बिना अभ्यास के ही अपने आप अवशोषित हो जाता है। सिद्धार्थ ने सांस ली। यह घटना पहले कभी नहीं घटी थी। अब उनके दांतियन में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित हो गई थी। इसका मतलब यह था कि जब आहमन का शरीर मजबूत हो गया तो वह अपने उपयोग के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति को स्वचालित रूप से अवशोषित कर सकता था। यदि अन्य योद्धाओं को इस बारे में पता चलता तो वे पागल हो जाते। दूसरे शब्दों में, अब से चाहे आहमान खा रहा हो या सो रहा हो, वह वास्तव में बिना रुके अभ्यास कर रहा है।
अरे यार, अब मैं तुम्हें कुछ सरल साधना विधियां सिखाऊंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने डेंटियन में ऊर्जा का उपयोग कैसे करें। मान के डेंटियन की विशेष प्रकृति को देखते हुए सिद्धार्थ ने उसे युद्ध कौशल सिखाने का इरादा नहीं किया, क्योंकि मान के पास केवल 4 मेरिडियन थे और मूल रूप से सभी युद्ध कौशल सक्रिय नहीं किए जा सकते थे। इसलिए सिद्धार्थ ने उसे केवल यह सिखाया कि कैसे आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी भुजाओं और जांघों में प्रसारित किया जाए ताकि वह अपनी ताकत को निष्क्रिय रूप से बढ़ा सके। हालांकि सिद्धार्थ ने अभी भी मान की बुद्धिमत्ता को ज्यादा आंका था। डेंटियन को सक्रिय करने में सिद्धार्थ को पूरे 3 घंटे लग गए। बात करते करते सिद्धार्थ का गला धुआं उगल रहा था, लेकिन मान अभी भी उलझन में था। सिद्धार्थ बेहद गुस्से में था, लेकिन मान की मासूम अभिव्यक्ति को देखते हुए वह अपना गुस्सा नहीं निकाल सका। भूल जाओ, अगर मैं तुम्हें इसी तरह पढ़ाता रहा तो तुम सीखने से पहले ही मैं थककर मर जाऊंगा। सिद्धार्थ ने असहाय होकर आह भरी और कहा, भाई लॉन, मुझे खेद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत मूर्ख हूं। शायद मैं अपने जीवनकाल में इसे कभी नहीं सीख पाऊंगा। मान ने उदास होकर कहा। मैन सचमुच बहुत मूर्ख था। वह क्यूई को दांतियान में डुबाने की सबसे बुनियादी तकनीक भी नहीं कर सकता था। वह यह भी नहीं पता लगा सका कि उसका डेंटियन कहाँ है। मान का निराश चेहरा देखकर सिद्धार्थ इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मान का शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यदि इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी शामिल हो जाए तो जो शक्ति निकलेगी वह अत्यंत भयावह होगी। न केवल मान बल्कि स्वयं सिद्धार्थ को भी लगा कि यह ईश्वर के उपहारों की बर्बादी थी। वह स्पष्टतः एक भिखारी था। उसके पास सोने का भंडार था, लेकिन फिर भी वह जीविका चलाने के लिए भीख पर निर्भर था। यह सही है। सिद्धार्थ की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने मान की पीठ थपथपाई और कहा, पहले मैं तुम्हारे डेंटियन का स्थान निर्धारित करने में तुम्हारी मदद करूंगा। आत्मा की शक्ति उमड़ पड़ी और सीधे मान के दांतियान तक पहुंच गई। क्योंकि मान को सिद्धार्थ पर बहुत भरोसा था और उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, सिद्धार्थ ने आसानी से आत्मा की शक्ति को मान के डेंटियन में एकीकृत कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मान इसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कैसे किया जाए। हालांकि इस बार मान को अंततः अपने डेंटियन का स्थान मिल गया। अब जबकि हमने डेंटियन को पा लिया है तो अगला कदम डेंटियन पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। डेंटियन पर अपना ध्यान केंद्रित करने का क्या अर्थ है? अपने डेंटियन को उत्तेजित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें। मन क्या है? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और मान के शब्दों के कारण लगभग खून की उल्टी कर दी। हालांकि उन्होंने फिर भी धैर्यपूर्वक कहा, अपना सारा ध्यान डेंटियन पर केंद्रित करो। ओह, और फिर क्या? इसे हिलाने की कोशिश करो। क्या यह आगे की ओर है या पीछे की ओर? सिद्धार्थ अवाक रह गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे चलता है, जब तक यह चलता है। डेंटियन का स्थान ढूंढने के बाद मान डेंटियन को सक्रिय करने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था जैसे डेंटियन उसका था ही नहीं और वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। नहीं, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। अपनी आंखें बंद करो और पुनः प्रयास करो। अंततः सिद्धार्थ की अंतहीन प्रत्याशा में मान का डेंटियन अंततः थोड़ा सा हिल गया। यद्यपि इसे डेंटियन को सक्रिय करने के रूप में नहीं माना जा सकता था, कम से कम उसे डेंटियन को सक्रिय करने का रास्ता मिल गया था, जिससे सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। ठीक है, अब मैं अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके आपके डेंटियन में ऊर्जा का मार्गदर्शन करूंगा। आप प्रक्रिया और मार्ग को याद रखें। ऐसा कहने के बाद सिद्धार्थ की आत्मिक शक्ति काम करने लगी। मान का दांतियान सिद्धार्थ की आत्मिक शक्ति से प्रेरित हुआ और तुरंत ऊपर उठ गया। दांतियान, जो मूलतः एक शांत झील की तरह था, तुरंत ही एक उग्र समुद्र में बदल गया, मानो कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। अरे यार, क्या तुम अपना डेंटियन सक्रिय कर सकते हो? सिद्धार्थ बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सका। नहीं, मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और मान भयभीत और स्तब्ध रह गया। डरो मत, मेरे दौड़ने का रास्ता याद रखना। सिद्धार्थ इतना आलसी था कि वह उसे सभी एक्यूपंक्चर बिंदु नहीं बता सका। वह वैसे भी उन्हें याद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उससे बस उस भावना को याद करने के लिए कहा। आत्मा की शक्ति ने मान के दांतियान में क्यूई को आकर्षित किया और उसकी भुजाओं में प्रवाहित कर दिया। मूलतः लोंगचेन इसे थोड़ा थोड़ा करके और अलग अलग खंडों में संचालित करना चाहता था। किसने सोचा होगा कि जैसे ही मान के डेंटियन में क्यूई ने मान की बाह में प्रवेश किया, वह एक जंगली घोड़े की तरह था जो अपनी लगाम से स्वतंत्र होकर दौड़ रहा था। अब वह सिद्धार्थ के नियंत्रण में नहीं था और हिंसक शक्ति बाहर निकल आई।
आहमान को अपने हाथ से एक शक्तिशाली बल आता हुआ महसूस हुआ और उसने सहज ही एक मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ भयानक मुट्ठी हवा ने पूरी छत को तोड़ दिया और धुआं और धूल हर जगह उड़ गई, जिससे ऊपर अंतहीन तारों वाला आकाश दिखाई देने लगा। कितनी हिंसक शक्ति है! सिद्धार्थ हैरान हुए बिना नहीं रह सका। मुट्ठी से निकली हवा भी इतनी भयावह हो सकती है। यदि उसे एक मुक्का मारा जाए तो क्या वह चूर चूर नहीं हो जाएगा? आहमान भी अपने हमले से स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत होगी। सिद्धार्थ ने आहमान के डेंटियन की फिर से जांच की और पाया कि उसके डेंटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। आह यार, वापस जाओ और आराम करो। याद रखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। तुम्हें हर दिन कड़ी मेहनत करनी चाहिए और आलसी नहीं होना चाहिए, सिद्धार्थ ने बहुत गंभीरता से कहा। आपकी समझ शुरू से ही बहुत कमजोर है और यदि आप अभी भी आलसी हैं तो भगवान भी आपको नहीं सिखा सकते। चिंता मत करो भाई लांग। आहमान कठिन अभ्यास करेगा। आहमान उत्साह से नाच रहा था और हताश होकर सिर हिला रहा था। आहमान के चले जाने के बाद सिद्धार्थ ने खुले घर को अचंभित होकर देखा। आहमान के पास क्या रहस्य थे? उस मुक्के ने लोंगचेन को चौंका दिया। यदि वह क्रोध से भरा हुआ रक्त जमावट क्षेत्र विशेषज्ञ होता तो यदि अभी उसे आहमान का मुक्का लग जाता तो निस्संदेह उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन अरे यार, उसके शरीर की 90% से अधिक कोशिकाएं अभी भी निष्क्रिय हैं। यदि ये सभी सक्रिय हो जाएं, तो लोंगचेन को भी इसके बारे में सोचना भयानक लगेगा। लेकिन आहमान के ईमानदार चेहरे के बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ ने अपना सिर हिला दिया। मेरे भाई जितने मजबूत होंगे उतना अच्छा होगा। मुझे इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला और उस पर दर्जनों नाम लिख दिए। यह औषधीय जड़ी बूटियों की सूची थी। जब उसने ध्यानपूर्वक उनकी गिनती की तो कुल मिलाकर 48 प्रकार थे। स्टार मेल्टिंग पिल एक दूसरी श्रेणी की गोली है। मैं अभी भी एक शीर्ष श्रेणी की दूसरी श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने में असमर्थ हूं। ऐसा लगता है कि मुझे मास्टर युन क्यू से मदद मांगनी होगी। लेकिन उससे पहले मुझे पहले सभी औषधीय सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता है। सिद्धार्थ की याददाश्त के अनुसार स्टार मेल्टिंग पिल चू याओ के शरीर में विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जा को भंग कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि यह शीर्ष श्रेणी के स्तर या उससे ऊपर का होना चाहिए। अभी सिद्धार्थ की अमृत अग्नि बहुत कमजोर है। उसके पास आकाश तक पहुंचने और पृथ्वी को भेदने की क्षमता है, लेकिन वह इसका प्रदर्शन करने में असमर्थ है। अगली सुबह सिद्धार्थ घर से निकला और अल्केमिस्ट गिल्ड के गोदाम में गया और दवा लड़के को सूची सौंप दी। सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मुख्य सामग्री स्टार रिलीजिंग घास को छोड़कर अन्य सभी सामग्रियां उपलब्ध थीं। पिघला हुआ सितारा घास एक बहुत ही दुर्लभ खजाना है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के दूसरे स्तर के अमृत को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। अधिकांश द्वितीय स्तरीय अमृत अपरिहार्य हैं, इसलिए उनकी आपूर्ति बहुत कम है। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। केवल एक घटक गायब था जो पहले से ही सिद्धार्थ की उम्मीदों से कहीं अधिक था। उसने सारी सामग्री एकत्र कर ली और अब केवल पिघली हुई सितारा घास ही गायब थी। अल्केमिस्ट गिल्ड से बाहर आते हुए सिद्धार्थ ने अचानक एक आकृति देखी और उसके मुंह के कोने पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि झो याओयांग था, जिसे सिद्धार्थ ने लगभग मांस के पाई में तोड़ दिया था। सिद्धार्थ इस बात की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका कि योद्धा की जीवटता वास्तव में बहुत दृढ़ थी। पिछली बार तो वह लगभग एक पतले कागज के टुकड़े में फेंक दिया गया था, लेकिन अब वह ठीक है। ऐसा लगता है कि झो परिवार ने इस बच्चे पर बहुत पैसा खर्च किया है। पिछली बार जब झो याओयांग को सिद्धार्थ ने नीचे फेंका था तो उसके शरीर की लगभग कोई हड्डी बरकरार नहीं थी। उसे मौत के कगार से वापस खींचने के लिए बड़ी मात्रा में सोने के सिक्कों की जरूरत पड़ी। झो परिवार के वित्तीय संसाधनों के बावजूद इस बार इसे एक गंभीर चोट माना गया। झो याओयांग आज कुछ और टॉनिक गोलियां मांगने के लिए यहां आया था। आखिरकार वह अब बहुत कमजोर है और आधी रात को सो जाने के बाद उसे मतिभ्रम होने लगेगा और अनगिनत बुरी आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित महसूस होगा, जो उसे इतना डराता है कि वह रात में झपकी लेने के लिए रोशनी बंद करने की हिम्मत नहीं करता है। हर सुबह उसे ऐसा महसूस होता था मानो उसकी आत्मा को हजारों स्टील की सुइयों से छेदा जा रहा है और वह दर्द से जमीन पर लौटने लगता था। हालांकि अल्केमिस्ट गिल्ड के फार्मासिस्ट मरीज की कई बार जांच करने के बाद भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके। उन्होंने केवल इतना कहा कि यह संभवतः रोगी के कमजोर शरीर और अपर्याप्त क्यूई के कारण था, जिसके कारण नमी का आक्रमण हुआ
और वे केवल शरीर की नींव को मजबूत करने का एक तरीका खोज सकते थे। लेकिन आधा महीना बीत गया और हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बजाय स्थिति और बदतर होती जा रही थी। यहाँ तक कि अगर झो याओयांग रात को सोता भी नहीं था तो वह अनगिनत बुरी आत्माओं को अपनी जान लेते हुए देखता था। सुबह सुबह उसकी आत्मा अब सुइयों से नहीं चुभ रही थी बल्कि आग से जल रही थी। दर्द इतना तीव्र था कि वह जीने की बजाय मरना पसंद करता था। आज झो याओयांग दुबली हो गई है और उसका चेहरा पीला पड़ गया है। वह अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। झो याओयांग, बहुत समय हो गया मिलते हुए, हाल फिलहाल कैसा है? सिद्धार्थ ने अपना हाथ उठाया और दूर से ही उनका गर्मजोशी से अभिवादन किया और उनकी मुस्कान स्वर्गीय अधिकारी के आशीर्वाद जैसी लग रही थी। झो याओयांग, जो पहले से ही कुछ विचलित था, ने अचानक सिद्धार्थ को देखा और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। लोंगचेन, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे हाव भाव देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूं और तुमसे पूछना चाहता हूं कि रात में बुरी आत्माओं द्वारा कब्जा कर लिया जाना और सुबह सुबह तुम्हारी आत्मा को जला दिया जाना कैसा लगता है? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। आप कैसे जानते हैं? क्या यह आप हो सकते हैं? झो याओयांग की आंखें भय से भर गईं। उसे अचानक याद आया कि उस दिन सिद्धार्थ ने उसे बेहोश करने के बाद उसे एक गोली खिला दी थी। कीमियागर के अनुसार वह गोली एक अंगरक्षा करने वाली गोली है जो उसे कुछ ही समय में अंग विफलता से मरने से बचा सकती है। लेकिन झो याओयांग को हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। जब सिद्धार्थ ने आज यह कहा तो उसे तुरंत गोली का ख्याल आया और उसे अचानक इसका एहसास हुआ। सिद्धार्थ, यह सब तुमने ही किया होगा। तुम ही हो जो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम बहुत ही नीच हो। झो याओयांग की आंखें आक्रोश से भरी हुई थीं। इन दिनों उसने जो यातनाएं झेली थीं, उनके बारे में सोचकर वह क्रोधित हो गया और दहाड़ता हुआ सिद्धार्थ की ओर दौड़ा। पापा! एक थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा, लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वह उड़ जाए, पर उसकी जान भी नहीं ले। घृणित! अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं इसके लायक कैसे हो सकता हूं? चाहे मैं कितना भी नीच क्यों न हो, मैं आपसे 1% भी नीच नहीं हो सकता। मुझे बताओ, इतने सालों में तुमने मेरे साथ व्यवहार करने के लिए कितने नीच तरीके अपनाए हैं? सिद्धार्थ ने धीरे से अपना हाथ उठाया और हल्के से कहा, मुझे डर है कि तुम्हें खुद भी यह याद नहीं है। तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें देरसबेर चुकानी ही पड़ेगी। अब जबकि मैं, सिद्धार्थ, एक नया पृष्ठ खोल चुका हूं, अगर मैं तुम्हें अच्छी तरह से चुका नहीं पाया तो मैं तुम्हारे योग्य कैसे हो सकता हूं? चेहरे पर एक थप्पड़ ने झो याओयांग को काफी हद तक होश में ला दिया। जिन दिनों वह अपनी चोट से उबर रहा था, उसने अपना ध्यान सिद्धार्थ पर नहीं छोड़ा। कुछ दिन पहले सिद्धार्थ ने ग्रेट जिया किंगडम के राजकुमार के एक रक्षक को हरा दिया, जिससे पूरे शाही राजधानी में सनसनी फैल गई। वह पूर्णतः रक्त जमावट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। अब मार्शल आर्ट के मामले में झो याओयांग का लोंगचेन से कोई मुकाबला नहीं है। स्थिति के संदर्भ में लोंगचेन एक महान कीमिया शिष्य है और वह उससे भी अधिक अतुलनीय है। फार्मासिस्ट के शब्दों के बारे में सोचते हुए वह यह संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका कि फार्मासिस्ट को स्पष्ट रूप से पता था कि सिद्धार्थ ने क्या किया था, लेकिन फिर भी उसने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया, जिससे उसे व्यर्थ में कष्ट उठाना पड़ा। एक क्षण के लिए वह घृणा से भर गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने फार्मासिस्ट पर गलत आरोप लगाया था। सिद्धार्थ द्वारा परिष्कृत की गई गोली आत्मा को लुभाने वाले तरल से लेपित थी और मास्टर युनकी के अलावा कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता था। जाहिर है मार्क्विस मनहुआंग मास्टर युनकी को आमंत्रित करने के लिए योग्य नहीं है। अकेले उसे छोड़ दें, यहां तक कि राजकुमार भी योग्य नहीं है। सिद्धार्थ, मुझे जाने देने के बदले में तुम क्या चाहते हो? झो याओयांग ने दांत पीसते हुए कहा। झो याओयांग, तुम इतने कमजोर क्यों हो? इतने सालों से तुमने मुझे प्रताड़ित किया है और मैंने कभी हार नहीं मानी। अब लड़ने की बारी मेरी है, तुम हार क्यों मान रहे हो? यह बहुत उबाऊ है। तुम्हें खेल के नियमों का पालन करना होगा, सिद्धार्थ ने हल्के से कहा और जाने के लिए मुड़ गया। सिद्धार्थ, क्या तुम सचमुच मुझे जाने नहीं दोगे? अगर तुम दुख के सागर से बचना चाहते हो तो यह बहुत आसान है। तुम्हारे हाथ में तलवार है, बस इसे अपनी गर्दन पर रखो और यह बस एक पल के लिए दर्द देगा और फिर तुम खुश हो जाओगे। मुझसे भीख मांगने की क्या जरूरत है? झो याओयांग गुस्से से कांप रहा था। जब दुष्ट आत्माएं उसके जीवन की मांग कर रही थीं और उसकी आत्मा को जला रही थीं, तो उसने राहत पाने के लिए मृत्यु का उपयोग करने के बारे में सोचा। लेकिन जैसे ही वह समय बीत गया,
वह तुरंत एक सामान्य व्यक्ति बन गया और जीवन के प्रति पूरी तरह से आसक्ति से भर गया, जिससे वह अपने महान जीवन को त्यागने में असमर्थ हो गया। वह न तो अच्छी तरह जी सकता था और न ही मर सकता था। झो याओयान लगभग गिरने ही वाला था। उसमें आत्महत्या करने का साहस नहीं था, लेकिन यदि वह इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही पागल हो जाएगा। लॉप। झो याओयान ने अपने दांत पीस लिए और जमीन पर घुटने टेक दिए। सिद्धार्थ, कृपया मुझे जाने दो, मैं हार मानता हूं। जमीन पर घुटनों के बल बैठे झो याओयान को देखकर सच कहूं तो सिद्धार्थ की नफरत अब उतनी प्रबल नहीं थी। अब लोंगचेन झो याओयान के समान स्तर पर नहीं था। उसे एक छोटे झींगे की परवाह नहीं थी। हालांकि सिद्धार्थ एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बुराई का बदला दयालुता से देता है। हालांकि अब झो याओयान की दयनीय स्थिति को देखकर उसके दिल में नफरत बहुत कम हो गई थी। जैसे ही सिद्धार्थ उससे कुछ सीखने की योजना बना रहा था, उसने अंगूठी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अचानक उसकी आत्मिक शक्ति ने झो याओयान के गुप्त रूप से मुड़े हुए हाथों और उसकी आंखों के कोनों में आक्रोश को देखा। सिद्धार्थ ने एक पल के लिए सोचा। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। उसने अंगूठी को छुआ और एक गोली दिखाई दी और इसे सीधे झो याओयान की ओर फेंकते हुए कहा, यह गोली तुम्हारे लिए है। मुझे आशा है कि तुम भविष्य में मेरे दुश्मन नहीं बनोगे, अन्यथा तुम्हें जीवन भर इसका पछतावा होगा। झो याओयान को गोली फेंकने के बाद सिद्धार्थ मुड़ा और चला गया। झो याओयान ने गोली ले ली और तब तक इंतजार किया जब तक लोंगचेन वहां से चला नहीं गया। उसके बाद वह जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने संकुचित आंखों से सिद्धार्थ की पीछे हटती पीठ को देखा। सिद्धार्थ, अगर मैं तुम्हें बिना दफन किए मरने नहीं दूंगा तो मुझे झो याओयान नहीं कहा जाएगा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि सिद्धार्थ उसे जहर देकर मार देगा, क्योंकि दूर से कई लोगों ने यह दृश्य देखा था। यदि उसे इस गोली से जहर देकर मार दिया जाता तो सिद्धार्थ जिम्मेदारी से बच नहीं पाता, इसलिए उसने विश्वास के साथ गोली ले ली। अगले दिन झो याओयान को आश्चर्य हुआ कि गोली लेने के बाद उसे रात में भयानक सपने नहीं आते थे और अब उसे सुबह सुबह अपनी आत्मा के जलने का दर्द नहीं सहना पड़ता था। झो याओयान ने अपने दिल में उपहास किया, सिद्धार्थ, बस मेरा इंतजार करो, जब मैं फिर से हमला करूंगा तो मैं सीधे तुम्हारी जान ले लूंगा। उस समय आप ही पछताएंगे। झो याओयान को गोली खाते हुए देखकर लोंगचेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम मुसीबत को निमंत्रण दे रही हो। मैं तुम्हारी जान बख्शना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश तुम मरना चाहते थे। भाई लांग। जब सिद्धार्थ चल रहा था तो अचानक एक आवाज ने उसे बुलाया। पीछे मुड़कर उसने देखा कि वह फैटी यू था। सिद्धार्थ ने पाया कि फैटी यू वास्तव में क्यूई संक्षेपण के तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुका था। क्योंकि उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया था, उसका विशाल शरीर उसे वास्तव में थोड़ा बलिष्ठ स्वभाव देता था। फैटी, यह बहुत बढ़िया है। आप पहले ही क्यूई गैदरिंग के तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुके हैं, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। हे, यह सब आपकी बदौलत है भाई लॉन्ग, फैटी यू ने शर्माते हुए कहा। भाई लांग, मैं अभी आपसे मिलने ही वाला था। क्या? ठीक है, मैं तीसरे स्तर तक पहुंच गया हूं, मुझे जश्न मनाना होगा। आप देखिए कि शी फेंग एक भोज आयोजित कर रहा है, मैं ज्यादा जर्जर नहीं हो सकता, है ना? फैटी यू ने कहा। वह रक्त जमावट क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है और आप केवल तीसरे क्षेत्र में हैं। क्या इतना भव्य होना जरूरी है? सिद्धार्थ अपनी हंसी रोक नहीं सका। अहम, यह अलग है। मैं पहले अभ्यास नहीं कर सकता था, लेकिन आश्चर्य की डिग्री के मामले में मैं निश्चित रूप से शी फेंग से कम नहीं हूं, फैटी यू ने बहुत गंभीरता से कहा। ठीक है, अगर कोई मुझे पीने के लिए आमंत्रित करता है तो मैं आमतौर पर मना नहीं करता, चलो चलते हैं। अरे ठीक है, मैंने पहले ही भोज बुक कर लिया है, बस एक चीज की कमी है और वो है तुम्हारी। फैटी यू ने जिस रेस्तरां का उल्लेख किया है वह शहर के दक्षिण में स्थित है। हालांकि यह जुनिंगलो जितना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन यह बहुत अलग भी नहीं है। जब सिद्धार्थ वहां पहुंचा, जैसा कि फैटी यू ने कहा था, शी फेंग, मंकी और अन्य लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। हाँ, भाई लांग, आप अंततः यहां आ गए। सिद्धार्थ भी हंसा, सभी का अभिवादन किया और तुरंत बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेज शराब और भोजन से भर गई। आज मुझे फैटी यू को क्यूई गैदरिंग के तीसरे स्तर पर पदोन्नत किए जाने का जश्न मनाने के लिए अब से मैंने साधना के मार्ग की दहलीज पर कदम रखा है और एक उज्ज्वल भविष्य खोला है। शराब का यह पहला प्याला भाई लोंग को समर्पित है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। लोंगचेन की वजह से यहां हर किसी की किस्मत बदल गई। यह कहा जा सकता है कि लोंगचेन उनका नीतिवादी उपकार करता है। सिद्धार्थ भी विनम्र नहीं था। उसने शराब का एक बड़ा कटोरा उठाया और उसे सीधे पी गया।
सभी परिचित थे, इसलिए इतना संयम बरतने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने जी भरकर शराब पी। हालांकि शी फेंग और फैटी यू को छोड़कर अन्य केवल क्यूई गैदरिंग के पहले स्तर पर थे। वे काफी वीर थे, लेकिन उनकी शराब सहनशीलता अधिक नहीं थी। कुछ कटोरी खाने के बाद मैं अपने मुंह पर नियंत्रण खोने लगा। भाई लोंग, आप बहुत प्रतिभाशाली और वीर व्यक्ति हैं। हम सोच रहे हैं कि किस तरह की महिला आपके लायक है, शराब के नशे में किसी ने कहा। सिद्धार्थ के जवाब देने से पहले उसके बगल में बैठा बंदर बोला, हे बेशक तुम्हें कम से कम राजकुमारी तो बनना ही होगा। जहां तक दिखावट की बात है तो यह इतनी सुंदर होनी चाहिए कि यह मछलियों को पानी की तलहटी में डुबो दे और हंसों को जमीन पर गिरा दे और चांद शर्म से फूलों पर छिप जाए। खेती के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कोई भी भाई लॉन्ग को धमकाने की हिम्मत नहीं करता। यहां तक कि दाजिया के राजकुमार भाई लॉन्ग भी उसे अनदेखा करते हैं। तो भाभी, आपको भविष्य में इतना शक्तिशाली होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे फेंगमिन साम्राज्य में केवल तीसरी राजकुमारी ही इस मानक को पूरा करती है, फैटी यू ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा। मैंने तीसरी राजकुमारी को देखा है। यद्यपि वह सुंदर है, पर उसका स्वभाव बहुत उग्र है और साधारण लोगों के लिए उसे वश में करना असंभव है, किसी ने आह भरते हुए कहा। अरे, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अभी तक भाई लॉन्ग से नहीं मिली है। अगर वह भाई लॉन्ग से मिल जाए तो बाघ भी बिल्ली के बच्चे में बदल जाएगा। सिद्धार्थ अवाक रह गया। वह विषय से भटक कैसे सकता है? हालांकि जब उन्होंने तीसरी राजकुमारी का उल्लेख किया तो चू याओ का सुंदर चेहरा सिद्धार्थ के दिमाग में आया। मैं अपने हृदय में दया महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। चू याओ वास्तव में एक सौम्य और प्यारी महिला थी, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसे दबंग दिखना पड़ा। उसके साथ बिताए समय के बारे में सोचते हुए मैं अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन साथ ही मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई, यह सोचकर कि क्या यह मेंग क्यू के लिए थोड़ा अनुचित था। जब सिद्धार्थ सोच रहा था, अचानक एक महिला की ठंडी हंसी आई। तुम बहुत बोल्ड और अछूत हो। तुम्हारे पास वास्तव में अजीब विचार हैं। तीसरी राजकुमारी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पर चर्चा कर सकती हो?